हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में हिस्ट्री एंड कल्चर का ये छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अक्टूबर मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पोन्नियिन सेल्वन 1 के बारे में है, यानी कि PS1 के बारे में। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, नाम है PS1, जिसका मतलब पोन्नियिन सेल्वन 1 है। पोन्नियिन सेल्वन 1 की ये जो मूवी है, ये चोला हिस्ट्री की बहुत ही पावरफुल और रिच जो सिचुएशन है उसको पोर्ट्रे करता है। ये मूवी बेस्ड है एक नॉवेल के ऊपर, जिसे 1955 में रिलीज किया गया कल्कि कृष्णमूर्ति के द्वारा। इस नॉवेल का जो टाइटल है दैट इज पोन्नियिन सेल्वन। ये टाइटल क्यों इंपॉर्टेंट है और ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पोन्नियिन सेल्वन वही व्यक्ति हैं जो आगे चल के राज राजा वन के नाम से गद्दी पर बैठेंगे और चोला हिस्ट्री के सबसे ताकतवर राजा माने जाते हैं राज राजा वन, जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल भी बनवाया। जब भी आप चोला हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो राज राजा वन के बारे में जरूर से पढ़ते हैं। तो अगर राज राजा वन के ऊपर कोई मूवी बनी हुई है और ये इतना ज्यादा हाईलाइटेड है तो आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। थोड़ा सा जानते हैं चोला हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा सा पोन्नियिन सेल्वन के बारे में, राजराजा वन के बारे में। काफी पुराना इतिहास रहा है। 300 BC से लेकर 13 सेंचुरी AD के बीच में ये पूरा एम्पायर रहा है। हालांकि बीच में इनका जो समय था वो डिमिनिश हो गया था, ये फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए थे। इनका जो एम्पायर था वो राज्य की स्थिति में नहीं रह गया था। 3 किंगडम साउथ में हुआ करते थे, चोल, चेर और पांड्य। उनमें से एक हुआ करते थे चोलास। देखिए यहाँ पर चोल हैं, यहाँ पर चेर हैं और ये पांड्य हैं। इनका आपस में संघर्ष भी चला करता था। ध्यान दीजिएगा कि एक समय ऐसा था जब चोल जो हैं वो एक किंगडम के तौर पे नहीं रह गए थे, बल्कि वो पल्लवास के फ्यूडल लॉर्ड्स बन के रह गए थे, उनके फ्यूडिटरीज रह गए थे। पल्लवास एंड पांड्यास की बहुत लड़ाई चलती थी, तो पल्लवास की चोलास ने मदद की पांड्यास को हराने में, जिसके बाद ये थोड़ी थोड़ी अपनी पैठ मजबूत कर पाए और जो मेडवल चोलास थे वो पल्लवास के रेमिनेंट के तौर पर ही इवॉल्व होते हैं। तो जानते रहिए कि पल्लव जहां पर हैं वहीं पर आगे चल के चोल आ जाएंगे और पांड्यों के साथ उनका संघर्ष होगा। चोला डायनेस्टी को 3 हिस्सों में आप चाहें तो डिवाइड करके आपको देखना चाहिए। अर्ली चोलास, मिडवल चोला और लेटर चोला, ये 3 कैटेगरी आप इनको डिवाइड करिए। तो चोल एम्पायर आप देख सकते हो यहाँ पर है और इनका संघर्ष राष्ट्रकूटों के साथ भी होता है। राष्ट्रकूटों के साथ इस संघर्ष को इस मूवी में भी दिखाया गया है। बाकी एक समय ऐसा था जब इन्होंने श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अर्ली चोला की बात करें तो इनके बारे में हमें बहुत जानकारी तो नहीं है। कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के, जिनके आधार पर 3rd सेंचुरी BC के आसपास चोला एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। वहां पे कई सारे राजाओं के नाम बताए गए हैं, लेकिन सबसे ताकतवर राजा करिकाल चोल रहे, जिनका जिक्र बार बार मिलता है। और संगम जो लिटरेचर्स है वहां पर भी अर्ली चोलास के बारे में जानकारी मिलती है, हालांकि बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। इसके बाद समय आता है इंपीरियल चोलास का, जिन्हें मेडवल चोला भी कहते हैं। ये बहुत ताकतवर रहे, मूवी इसी पर बेस्ड है, इंपीरियल चोलास पर ही बेस्ड है। ये इनिशियली उरैयूर में फ्यूडिटरीज यानी कि सामंत हुआ करते थे, पल्लव शासकों के सामंत हुआ करते थे। 9th सेंचुरी के आसपास इन्होंने साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। इंपीरियल चोला के फाउंडर माने जाते हैं विजयालय चोल, जिन्होंने तंजौर को मुत्रैयार्स, एक छोटी सी डायनेस्टी हुआ करती थी, उनसे कैप्चर किया था 1850 AD में और वहां पर उन्होंने माँ दुर्गा का एक मंदिर भी बनवाया। इसके बाद इनके बेटे आदित्य चोल आते हैं, जिन्होंने पल्लवों को फाइनली हरा दिया। इसके बाद प्रांतक वन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहे चोला रूलर्स में ये भी। इन्होंने पांड्यास को हराया और सिलोन के ऊपर भी अटैक, यानी कि श्रीलंका जो वर्तमान का है उसके ऊपर भी अटैक किया। हालांकि राष्ट्रकूटों से ये हार जाते हैं, राष्ट्रकूटों के ऊपर बाद में अटैक किया जाता है। परांतक वन बहुत सारे टेम्पल्स बनवाते हैं। राज राजा वन और राजेंद्र वन ये सबसे ताकतवर राजा रहे। इसके बाद नंबर आता है राज राजा वन का। राज राजा वन है पोन्नियिन सेल्वन, जिनके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। इनका टाइम ड्यूरेशन है 985 से 1014 AD। राज राजा वन, जिन्हें पोन्नियिन सेल्वन के नाम से भी पुकारा जाता था। फर्दर आदित्य करिकलन, ये इनके बड़े भाई थे। गद्दी तो इनको मिलनी थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राज राजा वन को गद्दी मिल जाती है, यानी कि पोन्नियिन सेल्वन को गद्दी मिल जाती है। देखिए, थुलवलगाडू कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जहां पे बताया गया है कि राज राजा का ओरिजिनल नाम अरुलमोझी वर्मन था। ये चेरास को हराते हैं। भास्कर रवि वर्मन जो चेरा शासक थे उनको हरा दिया जाता है इनके द्वारा। इसके बाद ये पांड्या रूलर अमर भुजंग को हराते हैं। ये श्रीलंका को इन्वेड करते हैं और वहां पर राजेंद्र वन अपने बेटे को गद्दी पर बिठा देते हैं। चोलाज ने वेस्टर्न चालुक्यास जो कल्याणी के थे उनको भी हराया। इनकी लास्ट विक्ट्री रही जब इन्होंने मालदीव्स के आइलैंड के ऊपर कब्जा किया। यू कैन अंडरस्टैंड कि आसपास के जितने भी एरियाज थे उन सबको ये हराते हुए चले जाते हैं। और इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, आप इसे इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, लेटर चोलास की बात करते हैं। लेटर चोलास
1070 सेंचुरी से 1279 सेंचुरी के बीच में रहे। कई सारे इंपॉर्टेंट चोला एम्परर्स इस समय भी आए, जिसमें एक बहुत ही ताकतवर राजा रहे, कुलोथुंगा चोला वन। इन्हें कई बार चालुक्य चोला भी कहा जाता है, बिकॉज इनका चालुक्यों के साथ काफी ज्यादा मैट्रिमोनियल रिलेशन हुआ करता था। चोला एम्पायर इस समय अपनी जेनिथ पर था, जहां पर इनका एक्सटेंट श्रीलंका से लेकर नॉर्थ मतलब कलिंगा जो वर्तमान का उड़ीसा है, यहां तक फैला हुआ था। इसके अलावा जो मलेशिया और चाइना है, उनके साथ इनके बहुत अच्छे पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशंस थे। तो चोलास के बारे में हमने बेसिक बातें जानी और हमने पोन्नियिन सेल्वन के बारे में भी समझा। तो ये जो पूरा टॉपिक है इस मूवी की वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आप इसके बारे में बेसिक जानकारी जानते रहिए। अगर प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल तैयार रहें ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल श्यामाजी कृष्ण वर्मा के बारे में है। उनकी जयंती पर अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनको याद किया। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी टाउन में हुआ था, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्होंने सेल्फलेस सर्विस और पैट्रियोटिज्म के साथ इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था रिवोल्यूशनरी सेंटर इंडिया हाउस नाम का लंदन में, जहाँ पे जो लोग ब्रिटेन में पढ़ने जाते थे, इंडियन स्टूडेंट्स होते थे, कि उनको इकट्ठा करते थे, उनकी मदद करते थे और प्रोपेगेट करते थे कि इंडिया को कैसे आज़ादी दिलवानी है। इनका एक जर्नल भी था, नाम था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इन्होंने वीर सावरकर जी को भी इंस्पायर किया, जो एक समय पे इंडिया हाउस के मेंबर हुआ करते थे लंदन में। ये पहले प्रेसिडेंट भी बने बॉम्बे आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती जी को काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया करते थे और कई सारे राज्यों में दीवान के पद पर भी रह चुके थे। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सन रहे हैं हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में है। जम्मू की जो पहाड़ी कम्युनिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, जो काफ़ी लंबे समय से शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की मांग कर रही है। देखिए, जो पहाड़ी कम्युनिटी है, ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो पीर पंजाल वैली में रहते हैं। रजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर का है, वहाँ पर मेनली पहाड़ी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कश्मीर वैली के कई सारे हिस्सों में रहते हैं। गुज्जर, बकेरवाल्स और पहाड़ी, ये नॉन कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर के, जो कश्मीरी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं तीनों ही। देखिए, पहाड़ीज में हिंदूज और मुस्लिम दोनों आते हैं, जबकि बकेरवाला और गुज्जर मेनली इस्लाम फॉलो करते हैं। आर्टिकल 342(1) के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि बकेरवाल और गुज्जर नहीं चाहते कि पहाड़ीज को एसटी स्टेटस दिया जाए। क्यों? क्योंकि 10% का रिजर्वेशन मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में एसटीज को। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पहाड़ीज को भी रिजर्वेशन मिल जाएगा तो उनका जो रिजर्वेशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए वो उनका अक्सर इस मामले में विरोध करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चोला डायनेस्टी के बारे में है। हाल फिलहाल में कुछ लोगों का ये कहना है कि चोला डायनेस्टी में जो किंग्स हैं उन्हें हिंदू की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जबकि हिंदुज्म एक क्लियर फॉर्म में उस समय नहीं हुआ करता था। तो एक कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आई है, वो सैविज्म को फॉलो करते थे। हालांकि ये बात सच है कि सैविज्म, वैष्णविज्म या शक्तिज्म, ये सब हिंदुज्म के ही पार्ट रहे हैं, बट कंट्रोवर्सी फिर भी है। इसी रेफरेंस में ये आर्टिकल एक बार फिर से न्यूज़ में, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो फंडामेंटल्स एक बार फिर से देख लेते हैं। इंपीरियल चोला डायनेस्टी जो है उसे विजयालय जी ने फाउंड किया था। इन्हें मेडवल चोला भी कहा जाता है। ये पल्लवास के पहले फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे और उसके बाद इन्होंने पांड्यास को हराने में पल्लवास की मदद की और धीमे धीमे पावरफुल हो गया। इन्होंने अपना स्टेट बना लिया, राज्य बना लिया। वर्तमान की लोकेशन देखें तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इनका राज्य फैला हुआ था। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो चोला डायनेस्टी थी वो अपने इंपीरियल पीरियड में थी। काफ़ी ज़्यादा वास्ट एक्सटेंशन था इनका। राष्ट्रकूटास जो डेक्कन के एरिया में थे और चालुक्या जो आंध्र प्रदेश के रीजन में थे, ये इनके कॉन्टेम्परेरी थे और इनसे इनका कन्फ्रंटेशन भी चलता था। नेवी इनकी बहुत ताकतवर थी, इसीलिए इन्होंने मलेशिया, सुमात्रा तक जो जीत है वो हासिल की। मैप में देखिए, ये पूरा एरिया या तो डायरेक्ट उनके रेन में था या उनके इन्फ्लुएंस में था। तो पूरा साउथ इंडिया और श्रीलंका तो इनके डायरेक्ट रूल में हुआ करता था। सेंट्रल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में राजा हुआ करता था। प्रोविंसेस को कई सारे हिस्सों में डिवाइड करके रखते थे, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। हर मंडलम को लीड करने के लिए एक सेपरेट गवर्नर होता था। फर्दर जो मंडलम था उसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था, जिसे नाडू कहते थे। जो सिस्टम था रूल का वो ये था कि हर विलेज सेल्फ गवर्निंग यूनिट की तरह काम करता था चोलास की एरा में। तो ये स्ट्रक्चर था, मतलब मंडलम, मंडलम के नीचे नाडू और नाडू के नीचे सेल्फ गवर्निंग विलेजेस। जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यूनेस्को के रखा गया है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में बनाए गए 3 टेम्पल्स इसमें आते हैं: बृहदेश्वर टेम्पल, गंगईकोंड चोलेश्वरम टेम्पल और ऐरावतेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में है। राजराजा वन ने इसको बनवाया था। लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडिया में उस समय की। राजेंद्र चोल जो कि राजराजा के बेटे थे, उन्हें गंगईकोंड चोल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका मतलब यह है कि वो चोल राजा जिन्होंने गंगा के हिस्से तक जीत हासिल की।
उन्होंने चोला कैपिटल को गंगईकोंड चोलपुरम बना दिया। नॉर्थ की जीत के बाद वो वापस आया तो उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नाम का एक शहर बसाया था। जो मिडल चोलास थे ये 1070 सीई सेंचुरी एडी के आसपास डिक्लाइन करने लग जाते हैं जब वीर राजेंद्र चोल की मृत्यु हो जाती है। ये राजेंद्र चोल के बेटे थे। लिटरेचर्स की बात करें तो कई सारे डिवोशनल लिटरेचर्स उस समय में लिखे गए। जैन और बुद्धिस्ट राइटिंग्स को भी अप्रिशिएट किया गया। फर्दर नालाइरा दिव्य प्रबंधम, ये कंपाइलेशन है 4000 तमिल वर्सेस का, वो इसी समय का है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिटरेचर के नोबेल प्राइज के बारे में है। हाल ही में फ्रेंच ऑथर एनी एर्नॉक्स को नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर का। एनी एर्नॉक्स, इन्होंने बहुत ही वर्सटाइल फील्ड में अलग अलग जेनर में कई सारी राइटिंग्स की हुई हैं। इनके काम में फ्रांस की हिस्ट्री पर आपको काम मिलेगा। इनका जो पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा इस पर उन्होंने लिखा और उसको लेकर जो अटैच्ड शेम रहा उसको लेकर भी अपना जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया। अपनी माता की जो बीमारी थी उसके बारे में इन्होंने किताब में लिखा है। इनकी माँ अल्जाइमर से ग्रसित थी तो कैसे इन्होंने उनकी केयर की, उनकी कैसे मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा इन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा और जो उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने जो बहुत सारी कलेक्टिव रेस्ट्रेंट्स होते हैं जो एक व्यक्ति फेस करता है उसे बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन किया है, साहस के साथ एक्सप्लेन किया है। मतलब ऐसे ऐसे इश्यूज को रेस करके बातें की हैं जो कि एक कोई भी व्यक्ति अपने बारे में नहीं लिखना चाहेगा। तो बहुत ही बोल्ड राइटिंग रही है एर्नॉक्स की, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया भी गया है। कई सारे डिफरेंट एंगल से इन्होंने अपनी लाइफ में डिस्पैरिटीज़ को जेंडर, लैंग्वेज या क्लास के बेसिस पर जिन्होंने हमेशा फेस की उसे एक्सप्लेन किया। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में सॉन्ग, स्लोगन्स, उस समय के जो एलिमेंट्स थे, मील्स फ्रॉम देयर टाइम कहा जा रहा है, तो उस समय के जो एलिमेंट्स थे उनको मिक्स किया है अपनी राइटिंग्स में। इसकी वजह से ऐसा लगता है, पता नहीं चल पाता कि ये फिक्शन लिख रही हैं या फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हैं। इनिशियली ये फिक्शन लिखा करती थी, बाद में इन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी है उस पर खुद को स्विच कर लिया था। एर्नॉक्स के लिटरेरी वर्क की बात करें तो उन्होंने 30 से ज़्यादा काम किए हैं। उनमें इनका एल ऑक्यूपेशन 2002 का जो था, इसमें वो ये बताती हैं कि कैसे एक जो महिला होती है जब उसका ब्रेकअप हो जाता है तो जो नई लेडी जिसके साथ वो पहले थी उनके साथ जुड़ती है तो वो कैसे जेलस फील करती हैं और जो सेल्फ इमेज उन्होंने बना रखी थी उसे वो कैसे अटैक करती हैं। इन सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। द ईयर्स इनकी बहुत ही बेस्ट किताब रही है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया। द ईयर्स में बेसिकली इन्होंने अपने 7 डिकेड की लाइफ को एक्सप्लेन कर दिया है। हैपनिंग 2001 की इनकी किताब है जो इनके अबॉर्शन के बारे में है। इनको अबॉर्शन करवाना पड़ता है 1960s में, जो कि उस समय इलीगल हुआ करता था। इनकी बुक उस समय तब लाइमलाइट में आई जब यूएसए में अबॉर्शन राइट्स को कर्टेल किया जाने लगा। अ गर्ल स्टोरी 2016 की इनकी एक राइटिंग रही जहाँ पे इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को बताया है चिल्ड्रन कैंप में, जब इन्होंने सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस किया, जिसके लिए उनको सब्जेक्ट किया जाता था जब वो महज 18 साल की हुआ करती थी। गेटिंग लॉस्ट इनकी 2022 की राइटिंग है जहाँ पर ये रशियन डिप्लोमेट के साथ अपने अफेयर्स को लेकर बताती हैं, जहाँ पर ये डाइवोर्स थी और जो रशियन डिप्लोमेट थे वो मैरिड थे। तो ये बताते हैं कि फीमेल डिज़ायर्स कैसी होती हैं, उसको बहुत ही ग्रिम तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत ही बोल्ड राइटिंग रही है जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज के कई सारे प्राइजेस इनको मिले हुए हैं। मार्गराइट योसेनर प्राइज इनको दिया गया। फर्दर ऑनरेरी डॉक्टरेट इनको यूनिवर्सिटी ऑफ जो सर्जी पोंटाइस है उसके द्वारा दिया गया, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, 2014 में। तो द ईयर्स जो इनकी सबसे प्राइम बुक रही उसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया और अभी फाइनली नोबेल प्राइज। तो ये तो रहा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रोजेटा स्टोन के बारे में है। र्यूटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूके से कहा गया है कि वो रोजेटा स्टोन वापस कर दें, लेकिन किसे? इजिप्ट को। अगर ये रोजेटा स्टोन इजिप्ट का है तो यूके कैसे पहुंचा? देखिए, एक समय ऐसा था जब नेपोलियन यूरोप के अलग अलग हिस्सों में हमला कर रहा था। इसी हमले के हिस्से के तौर पे उसने यूरोप से बाहर जाकर इजिप्ट के ऊपर भी हमला किया। जब वो इजिप्ट के ऊपर हमला कर रहा था उस दौरान उसके सोल्जर्स को ये रोजेटा स्टोन मिला। ये एक बड़े स्टोन का हिस्सा है पॉसिबली, जिसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। लेकिन उसके बाद वहां पर जो बैटल हुई उसमें यूके और फ्रांस की कंबाइंड फोर्सेस जीत जाती हैं। तो नेपोलियन की फोर्सेस से रोजेटा स्टोन उन्हें मिल जाता है। बाद में यूके और फ्रांस आपस में बंटवारा करते हैं। तो इस बंटवारे के तहत कई सारे और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट के साथ साथ रोजेटा स्टोन भी यूके को मिल जाता है और यूके इसे लाकर अपने एक म्यूजियम में रख देता है। और उसके बाद से ही लगभग 1802 के बाद से लेके अब तक ये रोजेटा स्टोन यूके में ही रखा हुआ है। हालांकि ये जो रोजेटा स्टोन है ये लगभग 2000 साल पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि इसे तब लिखा गया होगा जब इजिप्ट में टॉलेमी का शासन हुआ करता था
और ये उस समय की अच्छी जानकारी अपने पास रखता है। रोजेटा स्टोन ये एक बड़े स्टोन स्लैब का हिस्सा है जिसमें कई सारी चीजें इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में लिखी गई हैं। यहाँ पर 3 स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। ये वैसे ही है जैसे किंग अशोक इंडिया में कई सारे रॉक एडिक्ट खड़ा करवा के उस पर कई सारे पब्लिक मैसेजेस लिखा करते थे, बुद्धा की टीचिंग्स लिखी जाती थी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी डिक्री या पब्लिक मैसेजेस इनग्रेव किए गए हैं। फर्दर ये इजिप्शियन जो हीरोग्लिफिस है उसके बारे में अच्छी जानकारी होल्ड करता है। ये उनकी एक स्क्रिप्ट है जो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लिखी जाती है। फर्दर आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि लगभग 2000 साल पुराना है, तो इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली है। ठीक है, ये तो बातें हो गई रोजेटा स्टोन के बारे में। आर्टिकल कुर्दिश कम्युनिटी के बारे में है। हाल ही में जो ईरान के कुद्स हैं उन्होंने लगभग पूरे देश में एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया हुआ है जो कि एक यंग ईरानियन कुर्दिश वुमेन की डेथ के अगेंस्ट में है। वो 22 वर्ष की थी, उनका नाम महसा अमीनी था। ईरान की मॉरलिटी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था लगभग आज से 4 हफ्ते पहले, क्योंकि उन्होंने कस्टमरी तरीके से अपना सिर नहीं ढका हुआ था। क्या इस प्रकार की पुलिस होती है? हाँ, बिल्कुल होती है ईरान में। और जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो ये उसे वॉच भी करते हैं। इस रेफरेंस में गिरफ्तारियां होती हैं और सजाएं भी दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर महसा अमीनी को गिरफ्तार करने के बाद पॉसिबिलिटी के तौर पर पीटा गया, जिसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। पूरे ईरान में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट फैला हुआ है। जितने भी प्रोविंस हैं सभी जगहों पर 4 हफ्तों में ये प्रोटेस्ट फैल चुका है। और जो वहाँ की सरकार है अब उन्हें कुद्स के इस प्रोटेस्ट को लेकर ज़्यादा कंसर्न लग रहा है, बिकॉज इससे उन्हें ऐसा लगता है कि जो सेसेशन यानी कि अलगाव की भावना है वो भी बढ़ेगी। खैर, इस रेफरेंस में आपको कुर्द्स के बारे में जानना चाहिए। कुर्द एक एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब एक अलग एथनिसिटी के हैं, इनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है और इनका लैंग्वेज ग्रुप भी डिफरेंट है। ये मिडिल ईस्ट में कई सारी लोकेशंस पे रिसाइड करते हैं। इनफैक्ट ये 4 देशों में रहते हैं और आपस में इन 4 देशों के बॉर्डर्स के आसपास के रीजन के द्वारा कनेक्टेड हैं। ये मेनली सुन्नी मुस्लिम्स हैं जो कि जो लैंग्वेज बोलते हैं वो फारसी से मिलती जुलती है। माउंटेनियस रीजन में रहते हैं। ये आपको मेजरली 4 देशों में मिलेंगे, इराक, ईरान, सीरिया और टर्की। और अर्मीनिया जो है कुछ हिस्सा बॉर्डर के आसपास का, वहां पर भी आपको कुर्द्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो ग्रीन कलर का पूरा एरिया आप देख रहे हो ये कुर्द्स के द्वारा इनहिबिट किए जाने वाला एरिया है। यहाँ पर आपको इराक दिखाया गया है और ये पूरा इराक का पार्ट है जहां पर ये कुर्द्स रिसाइड करते हैं। ये ईरान दिखाया गया है और ये पूरा हिस्सा जो है ये ईरान का है जहां पर कुर्द्स रिसाइड करते हैं। फर्दर ये टर्की है और टर्की में ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो कुर्द्स के द्वारा इनहिबिट किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये हिस्सा सीरिया का दिखाया गया है और यहाँ पर सीरिया के हिस्से में कुर्द्स रहते हैं। ये लोकेशन अर्मेनिया की है और अर्मेनिया के बॉर्डर के आसपास भी कई सारे कुर्द्स रहते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इनकी प्रेजेंस आपको 5 देशों में मिलेगी। मतलब इतना बड़ा जो एथनिक ग्रुप है ये 5 देशों में बटा हुआ है। इसीलिए ये अक्सर अपने लिए कुर्दिस्तान की मांग करते रहते हैं जो इन सभी 5 देशों में से मिलाकर बनाया जाए। इनकी डिमांड में कई सारी बातें होती हैं, जिसमें एक तो सबसे बड़ी डिमांड इनकी ये होती है कि इनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए विद द नेम कुर्दिस्तान। सिमिलरली अगर इनको ये सेपरेट कंट्री नहीं मिलती है तो उस रीजन में ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन्हीं के फ्रेमवर्क में। जो ईरानियन कुर्द्स हैं उनकी बात करते हैं। इनकी पॉपुलेशन ईरान में 8 मिलियन से 10 मिलियन के आसपास है और ये वहाँ की पॉपुलेशन का 10% बनाते भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ईरान है वो एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और वहाँ पर कुर्द्स सुन्नी है। जो कुर्द्स ईरान में रहते हैं उन्हें अक्सर डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, बिकॉज आप एक अलग आइडेंटिटी के कंट्री में रह रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। जो कुर्दिश रीजन है इसे ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इन सभी कंट्रीज में इकोनॉमिकली निग्लेक्ट किया जाता है, स्पेसिफिकली इन ईरान, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पॉवर्टी फेस करते हैं और वो अपने लिए अलग देश की मांग करते हैं या फिर डिफरेंट आइडेंटिटी की मांग करते हैं, ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। तो इस तरीके की कंट्री की डिमांड रेज की जाती है कुर्द्स के द्वारा इन अलग अलग देशों में, टर्की, सीरिया, इराक और ईरान। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी 4 देशों में ये लोकेटेड हैं या फिर इनहिबिट करते हैं, तो आपको ये देश पता होने चाहिए, टर्की, सीरिया, इराक और ईरान। नेक्स्ट आर्टिकल है वो महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में इसका फर्स्ट फेज इनॉग्रेट किया है उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल में। जो प्रोजेक्ट है महाकाल महाराज मंदिर परिषद विस्तार योजना, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल प्लान है जहां पर मंदिर के आसपास के रीजन को एक्सपेंड किया जा रहा है, ब्यूटिफाई किया जा रहा है और वहां पे जो कंजेशन होता है महाकालेश्वर टेम्पल के प्रेमाइस में उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए जो टेम्पल का आसपास का एरिया होता है काफी कंजेस्टेड है। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो
तो भीड़ बहुत ज़्यादा जाती है, तो लोगों को बड़ी असुविधा होती है। ज़्यादातर जो आसपास के टेम्पल्स के रीजन है वहाँ पर कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के साथ। और ये जो एक एरियल व्यू है आप देख सकते हैं महाकाल लोक कॉरिडोर का, इट्स डेफिनेटली ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से एक्सपेंड किया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को। ये जो पहला फेज है इसमें महाकाल लोक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें विजिटिंग प्लाजा होगा, तो एंट्रेंस जो नंदी द्वार और पिनाकी द्वार हैं उसके साथ 900 मीटर का एक लंबा पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो महाकाल टेम्पल को 108 मुरास और 93 स्टैचू जो लॉर्ड शिवा के हैं, भगवान शिव के हैं, उनसे कनेक्ट करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में है। इस पर एक आर्टिकल पहले भी हमने डिस्कस किया था, दोबारा आया है, रिवीजन पर्पज से फिर से बता रहा हूँ। इसका जो काम है उसको अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया है। गुजरात के लोथल में कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये एक फैसिलिटी होगी जहाँ पर लोथल जो गुजरात की लोकेशन है वहाँ पर इसे हम डेवलप कर रहे हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे। इंडिया की जो मैरीटाइम हिस्ट्री रही है उसे हम यहाँ पोर्ट्रे करेंगे, शोकेस करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे एंशिएंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया में हमारा जो मैरीटाइम रूट है, जो मैरीटाइम ट्रेड वगैरह है वो डेवलप हुआ है। इसे एडुटेनमेंट के फॉर्म में बना रहे हैं, मतलब एजुकेशन को एंटरटेनमेंट के पर्पज से दिया जाएगा ताकि जो विजिटर्स हैं उनको मज़ा आए और वो इस चीज़ को, इस लोकेशन को विजिट करना पसंद करें। 400 एकड़ में बना रहे हैं इसको। हेरिटेज थीम पार्क होगा, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम होगा, लाइट हाउस म्यूजियम होगा, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, इको रिजॉर्ट और भी बहुत कुछ होगा। कई सारे पेवेलियंस होंगे और कोस्टल स्टेट्स के पास जो भी आर्टिफैक्ट मैरीटाइम हेरिटेज है वो यहाँ पे लाके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लोथल की बात करते हैं, तो लोथल जो गुजरात में लोकेशन है देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे ये मैप में आप देख सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत प्रोमिनेंट साइट है, मतलब ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड इसको कहा जाता है। इसीलिए हमने इस लोकेशन को चूज़ किया कि अगर हम मैरीटाइम हिस्ट्री दिखाने वाले हैं तो शुरुआत तो लोथल से है, तो फिर यहाँ से आप दिखाओ। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, तो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल स्वदेश दर्शन 2.0 या 2.0 के बारे में है। नाम से स्पष्ट है, जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये इसका दूसरा फेज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हाल ही में इस स्कीम को रीवैम्प किया है, मतलब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पर जो बदलाव किया गया है वो क्या किया गया है आपको समझना होगा। ये जो दूसरा फेज़ होगा इसमें हमें रिस्पॉन्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है डेस्टिनेशन के ऊपर। तो इसका जो पहला फेज़ था उसमें किसके ऊपर फोकस था इन जनरल, उसमें देखिए टूरिस्ट सर्किट्स बनाए जा रहे थे। सर्किट्स में क्या होता है कि आप सपोज करते हैं कि भगवान राम से जुड़ी हुई जगहों पर विजिट करना चाहते हैं, तो सभी भगवान राम से जुड़े प्लेसेस को कनेक्ट कर दिया जाएगा और इसके बीच में जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इस तरीके से एक सर्किट मिल जाएगा आपको जिसको आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो ऐसे कनेक्टिंग सर्किट्स के ऊपर नहीं है, रदर हमारा फोकस डेस्टिनेशन के ऊपर है। मतलब कि यहाँ पर हम एक लोकेशन को चूज़ करेंगे, पिक करेंगे और वहाँ पर जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसको डेवलप किया जाएगा कि अगर आप उस लोकेशन को विजिट करते हैं तो आप अपना बेस्ट एक्सपीरियंस फील कर सकें। तो ये तो डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया कि जो इसका पहला फेज था वो सर्किट्स के ऊपर बेस्ड था, जबकि जो अभी ये रिवैम्प्ड फेज आया है 2.0 आया है, ये डेस्टिनेशन ओरिएंटेड मैकेनिज्म ऑप्ट करता है कि डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम को सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने लॉन्च किया था। तो ध्यान दीजिएगा ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब ये है कि जो भी खर्च आएगा उसे केंद्र सरकार पूरी तरीके से वहन करेगी और राज्यों को अपना हिस्सा नहीं देना होगा। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं उसमें राज्यों को भी अपना हिस्सा देना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम प्रमोट, डेवलप करें और हार्नेस करें जो भी टूरिज्म पोटेंशियल है इंडिया का उसको। यहाँ पर खुद ही इतने सारे लोग हैं, मतलब आप समझो तो हमें बाहर से जो लोग चाहिए टूरिज्म के लिए वो तो ठीक है, बट इंडिया की अपनी खुद की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना कि अगर लोग टूरिज्म के लिए इंडियन डेस्टिनेशंस को पिक करना शुरू कर दें तो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। फंडिंग की बात करते हैं तो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर फंड किया जाएगा स्टेट्स एंड यूटीज़ को कि वो ये जो सर्किट्स हैं, अभी जो पहला फेज़ है हम उसकी बात कर रहे हैं कि पहले फेज़ में जो सर्किट्स बनाए जा रहे थे उन सर्किट्स में कहाँ कितना पैसा खर्च होना है वो केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर मिल जाता था। जो स्कीम है इसमें गवर्नमेंट की जो अदर स्कीम्स हैं उनको भी सिनर्जाइज कर दिया जाता था अंडर दिस स्वदेश दर्शन, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सभी को इस्तेमाल करते थे हम टूरिज्म सेक्टर में इनकॉर्पोरेट करके इस पूरी स्कीम को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए। कोशिश ये भी की जाती थी कि इसके माध्यम से जॉब क्रिएशन हो और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। कई सारे प्रोमिनेंट सर्किट्स इन बिटवीन लॉन्च किए गए, जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट जहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी लोकेशंस थी उनको जोड़ दिया गया। अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट जिसमें अंबेडकर जी से संबंधित जो भी लोकेशंस थी उनको कनेक्ट किया गया। नॉर्थ ईस्ट टूरिस्ट सर्किल भी बनाया गया। तो इस तरीके के सर्किट्स एंड सर्किल्स डेवलप किए गए। अब जो दूसरा फेज आया है स्वदेश दर्शन 2.0, ये एक रिवैम्प्ड वर्जन है इस स्कीम का। यहाँ पर जो मंत्रा है इसका दैट इज वोकल फॉर लोकल, मतलब जो लोकल हमारी
मेड इन इंडिया चीज़ें हैं, आप उनको प्रमोट करिए। इसमें जो थीम बेस्ड सर्किट्स हुआ करते थे, जहाँ पर हम एक थीम पकड़ते थे, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ थीम्स की बात की। बुद्धिस्ट सर्किट मतलब भगवान बुद्ध एक थीम हो गए, अम्बेडकर सर्किट अम्बेडकर जी एक थीम हो गए। तो इस थीम के ऊपर जो भी डेस्टिनेशंस हैं उनको कनेक्ट किया जाता था। ये जो थीम बेस्ड सर्किट का मामला था, हम इसको अभी छोड़ के जो डेस्टिनेशन टूरिज्म है उसको रिवाइव करेंगे। मतलब एक हम लोकेशन को पिक करके उसे डेवलप कर देंगे। यहाँ पर सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशन बिल्ड करने का प्रयास है। डेस्टिनेशन सेंट्रिक अप्रोच है सेकंड फेज में, ये आप याद रखो। 2 या 3 डेस्टिनेशंस 15 राज्यों से चुने जाएंगे और उन्हें हम डेवलप करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश से झांसी और प्रयागराज को चुना गया है। यहाँ पर देखिए ग्वालियर, चित्रकूट, ये लोकेशंस पिक की गई हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश से खजुराहो, महाराष्ट्र से अजंता और एलोरा, इस तरीके से लोकेशंस को पिक करके उन्हें हम डेवलप करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 2022 के बुकर प्राइज के बारे में है। बुकर प्राइज के विनर ने अभी हाल देखिए, जो सेहन करुणा तिलक हैं उन्हें बुकर प्राइज 2022 का मिला। उनकी जो सेकंड नॉवेल है द 7 मून्स ऑफ माली एल्मेडा, उसके लिए। तो ये तो न्यूज़ आपने सुन ली होगी, जान ली होगी। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ये बोला कि इसके बाद इनकी जो किताब है बहुत पॉपुलर हो गई है और इसकी पायरेटेड कॉपीज को सर्कुलेट किया जा रहा है। तो उन्होंने अभी हाल ही में ये बोला कि देखिए इसके बहुत मतलब मेहनत से ये नॉवेल लिखी गई है, तो उन्होंने अपील की कि उनकी जो नॉवेल है उसकी पायरेटेड कॉपीज को सर्कुलेट ना किया जाए। तो इस रेफरेंस में ये बुकर प्राइज एक बार फिर से न्यूज़ में आया। न्यूज़ में तो काफ़ी लंबे समय से है ही, जब से बुकर प्राइज इनको मिला है तब से ये आर्टिकल न्यूज़ में है, बट अभी एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया है। 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये एक स्टोरी है वॉर फोटोग्राफर की जो मर चुके हैं और जो सेलेस्टियल वीज़ा ऑफिस है, मरने के बाद कोई वीज़ा ऑफिस है, वहाँ पे वो अचानक से जागते हैं। स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही है कि एक फोटोग्राफर है जो श्रीलंका में गए हुए हैं, वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, एक और तमिल एक्सट्रीमिस्ट हैं, दूसरी ओर वहाँ की गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशंस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, सिचुएशन बहुत ख़राब है। जो वॉर फोटोग्राफर हैं वो वहाँ की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं जिसमें उस वॉर की ग्रिम सिचुएशन को दिखाया गया है। लेकिन इसके पहले कि वो पिक्चर्स पब्लिक डोमेन में आए, ये मर जाते हैं और जो फोटोग्राफर हैं उनका नाम है माली एल्मेडा। ये मर जाते हैं, तो मरने के बाद जब वो जागते हैं तो बहुत ही सैटारिकल तरीके से अपने नॉवेल में लिखते हैं कि एक जिंदा व्यक्ति के पीछे 30 घोस्ट हैं। ये दिखाता है कि वहां सिविल वॉर में कितने सारे लोग मारे गए हैं, मतलब मरने वाले लोगों की संख्या को डिपिक्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग मार दिए गए हैं, उनसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनको तमिल एक्सट्रीमिस्ट ने मारा है, एक सुसाइड बॉम्बर मिलती हैं, कई सारे तमिलियंस मिलते हैं जो मारे गए हैं सिविल वॉर में, एक प्रोफेसर मिलते हैं, एकेडमिशियंस मिलते हैं, उन सबसे ये मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब यहाँ इनके नॉवल में जो 7 मून्स का मतलब क्या है, 7 मून्स का मतलब है 7 दिन, मतलब 7 दिन चांद निकलेगा तो ये 7 दिन है। तो इनको 7 दिनों का समय मिलता है मरने के बाद। इन 7 दिनों में इन्हें 2 बातें पता करनी है। एक तो ये कैसे मरे, किस मिस्टीरियस तरीके से इनकी मौत हुई, इनकी मौत के बाद इनके परिवार के लोग पुलिस को कन्विंस कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करो इनकी मौत कैसे हुई, इन्हें नहीं पता ये कैसे मरे हैं। तो 7 दिनों के भीतर इन्हें ये भी पता करना है कि ये कैसे मरे हैं। दूसरा, जो फोटोग्राफ्स इन्होंने खींची हैं वो उन्हें पब्लिक में लेकर आनी है ताकि लोग समझ सकें कि सिविल वॉर में सिचुएशन कितनी खराब है श्रीलंका की। और इसके लिए इन्हें 2 जिंदा लोगों से कांटेक्ट करना है। अब ये कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं उन 2 जिंदा लोगों से, और कैसे ये जो फोटोग्राफ्स इन्होंने जहां पे रखी हैं उन तक उन फोटोग्राफ्स को पहुंचाना, यही पूरी स्टोरी फ्रेम की गई है। स्टोरी को इतना बढ़िया तरीके से फ्रेम किया गया है एक डेड फोटोग्राफर के वर्ड्स में कि वो पूरे श्रीलंका के सिविल वॉर की ग्रिम सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करता है। तो माली एल्मेडा एक वॉर फोटोग्राफर जो मर चुके हैं, उन्हें 7 मून्स यानी कि जो 7 दिन मिलते हैं जिसमें उन्हें अपना सारा काम करना है, मौत की वजह पता करनी है और फोटोग्राफ्स को पब्लिक में लेकर आ रहा है। उसी पर यह पूरा नॉवेल लिखा गया है और इसीलिए इन्हें यह बुकर प्राइज दिया गया है। बहुत ही प्यारी किताब इन्होंने लिखी है। मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दी है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किताब किस बारे में है। जो बुकर प्राइज है ये वर्ल्ड का लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है जो सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन के लिए दिया जाता है। फिक्शन का वर्क यूके में 1969 में इसको फाउंड किया गया। शुरू में कॉमनवेल्थ राइटर्स को ही दिया जाता था, बाद में अभी तो पूरी दुनिया में किसी को भी मिल सकता है। बुकर प्राइज में किताब इंग्लिश में लिखी हो और वो यूके या आयरलैंड में पब्लिश की गई हो। फिक्शन होना चाहिए, वर्क ऑफ फिक्शन होना चाहिए, मतलब कोई रियल लाइफ ना हो, फिक्शन लिखा गया उसमें। दूसरा देखिए, इसी में इंटरनेशनल बुकर प्राइज बाद में ऐड किया गया। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो किसी अन्य लैंग्वेज की किताबों को भी मिल सकता है, बशर्ते उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ हो, तो फिर जो प्राइज अमाउंट होता है वो दोनों लोगों में बढ़ जाता है, जिन्होंने ट्रांसलेट किया उनको भी और जिन्होंने लिखा उनको भी। बट ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं है, ये बुकर प्राइज है। ये केवल इंग्लिश में लिखी गई किताब के लिए ही मिलता है। और जो विनिंग बुक है इसमें फंडामेंटली देखा जाता है कि ग्रेट लिटरेचर हो, उसका एक अच्छा सा इम्पैक्ट हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, काशी तमिल
संगमम प्रोग्राम के बारे में है। हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1 महीने लंबा पूरा प्रोग्राम काशी तमिल संगमम। आप देखें तो काशी भी नॉलेज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर रहा है और तमिल का रीजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर रहा है। तो दोनों ही ये रीजन्स जो नॉलेज के सेंटर माने गए हैं एंसेंट इंडिया में, इनको लिंक किया जाए एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत। नवंबर 16 से दिसंबर 16 के बीच में पूरा प्रोग्राम चलेगा। 2500 लोगों को 12 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और वो तमिलनाडु के रीजन से ट्रेवल करके वाराणसी आएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट, टीचर्स, आर्टिशियंस और कई सारे जो जीवन के क्षेत्र होते हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। सेमिनार, लेक्चर्स, ग्रुप मीटिंग्स वगैरह होंगी। काशी विश्वनाथ टेम्पल की विजिट भी होगी। नॉलेज पार्टनर में IIT मद्रास है, BHU है और उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भूता कोला के बारे में है। हाल फिलहाल में एक बहुत ही बढ़िया से कन्नड़ मूवी रिलीज हुई है, नाम है कंटारा, जिसके बाद भूता कोला इसी रेफरेंस में कंट्रोवर्सी में आ गया बिकॉज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बोला कि भूता कोला की जो प्रैक्टिस है इसका ओरिजिन हिंदुइज्म में है। ये एक एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है जहां पर लोकल स्पिरिट और डेटीज को वर्शिप किया जाता है वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा। इस बात को लेकर कई सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका ये कहना है कि भूता कोला की जो प्रैक्टिस है वो हिंदुइज्म से बिलोंग नहीं करती, रैदर ये प्योरली इंडिजीनियस है, ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड है, ट्राइबल कल्चर का ही फंडामेंटली ये हिस्सा है। तो इसीलिए इस पर एक कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आई है। जो भूता कोला है वो एक एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है जहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग होते हैं वो लोकल स्पिरिट या डेटीज को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसी स्थिति भी आती है जहां पर एक व्यक्ति टेम्पररी खुद ही गॉड बन जाता है। सीधे सीधे कहूं तो ऐसा माना जाता है कि जो गॉड है या जो स्पिरिट है वो उस व्यक्ति के अंदर आ गई हैं और उसके बाद वो उस स्पिरिट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में लोग उस व्यक्ति से डरते भी हैं और उनको रेस्पेक्ट भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो डेटी हैं या स्पिरिट हैं वो उनके ऊपर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में लोग उनसे सवाल पूछते हैं, अपने डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखते हैं, ये मानकर कि ये प्रॉब्लम्स वो गॉड के सामने रख रहे हैं और उनसे आंसर्स मांगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनके आंसर्स देते भी हैं। फर्दर यहाँ पर कई सारे भूताज होते हैं जिनको वर्शिप किया जाता है, जो अलग अलग जो तुलु स्पीकिंग बेल्ट हैं वहाँ पर पूजे जाते हैं, जैसे कि दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। यूजुअली जो लोकल कम्युनिटीज रूरल एरियाज की हैं वो भूता कोला को परफॉर्म किया करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल किट्टूर उत्सव के बारे में है। 2 दिन का स्टेट लेवल किट्टूर उत्सव हाल फिलहाल में कर्नाटका में ऑब्जर्व किया गया। ये फ्रीडम स्ट्रगल के इनिशियल फेज को डिपिक्ट करता है। 1824 में जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में शुरू किया गया। किट्टूर उत्सव एक स्टेट लेवल फेस्टिवल है जिसे किट्टूर रानी चेन्नम्मा की मेमोरी में, याद में सेलिब्रेट किया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 का, उसके 30 साल पहले उनके अगेंस्ट में रेबल किया, एक लड़ाई छेड़ी। हालांकि नेशनल लेवल पे किट्टूर की रानी के इस बलिदान को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं किया गया है और ये इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं, लेकिन कर्नाटका के लोग उन्हें नहीं भूले हैं। एंड दैट इज द रीजन कि 2 दिनों का स्टेट लेवल फेस्टिवल मनाया जाता है वहां पर, जहां पे किट्टूर रानी को याद किया जाता है। किट्टूर चेन्नम्मा जी जो इंडियन क्वीन थी किट्टूर की। किट्टूर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जो वर्तमान के कर्नाटका में लोकेटेड था। जो रानी थी उनका जन्म 1778 में हुआ था काकती में, एक छोटा सा गांव है वर्तमान का जो बेलागावी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पर आपको ये गांव मिलेगा। वो लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। उन्होंने बचपन में ही हॉर्स ट्रेनिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और आर्करी वगैरह सीख ली थी बहुत ही यंगर एज में। उनका विवाह राजा मल्ल सरजा के साथ हुआ था। मल्ल सरजा जो देसाई फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका विवाह जब हुआ तो उनकी उम्र महज 15 साल थी। अंग्रेजों के खिलाफ 1824 में उन्होंने एक आर्म फोर्स को लीड किया क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को फॉलो नहीं करना चाहती थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कुछ गलत नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो 1848 में डलहौजी लेकर आया था। ये 1824 में क्या चल रहा है? आप अभी समझ जाएंगे कि ये क्या मामला है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो किट्टूर की रानी चेन्नम्मा का स्टेट था उसे कैप्चर किया जा रहा था कंपनी के द्वारा। उन्होंने इसका विरोध किया और उनके खिलाफ विद्रोह किया, एक लड़ाई लड़ी और उन्होंने कंपनी को पहले रिवोल्ट में डिफीट भी कर दिया। हालांकि जब दूसरा रेबेलियन हुआ तो उसमें रानी को बंदी बना लिया गया और उन्होंने अपना अंतिम समय एक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह बिताया। पहली फीमेल रूलर थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कुछ चुनिंदा रूलर्स में से एक थी रानी चेन्नम्मा जी। उन्हें फोक हीरो के तौर पे कर्नाटका में याद किया जाता है और इंडिया के इंडिपेंडेंस की वो एक इंपॉर्टेंट सिंबल भी रही।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं। अंग्रेजों की एनेक्सेशन की पॉलिसी थी, 1859 तक चली थी ये। इसकी शुरुआत फॉर्मली 1848 में मानी जाती है। डलहौजी को एसोसिएट किया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ, जिसमें उनका यह कहना था कि अगर किसी भी राज्य में उनका अपना खुद का नेचुरल हेयर नहीं है तो वो उस राज्य के ऊपर कब्जा कर लेंगे और उस राज्य की जो सॉवरेंटी है वो लैप्स कर जाएगी, मतलब उस राज्य पर अंग्रेज अपना कब्जा जमा सकते हैं। तो चूंकि उनकी सॉवरेंटी लैप्स कर जाती थी, इसीलिए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। यह प्रावधान केवल हिंदू स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल था, मुस्लिम स्टेट्स के ऊपर नहीं। लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का 1848 से 56 के बीच में, उसने इसे फॉर्मलाइज किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उसका खुद का इन्वेंशन था। इसके पहले भी कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके कई सारे राज्यों पर कब्जा जमाया था। उसमें 1824 में कित्तूर शामिल है, मांडवी 1839, कुलाबा जालौन 1840 और सूरत 1842। यहां पर भी कब्जा जमाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ही इस्तेमाल किया गया था, इसके फॉर्मली इंट्रोड्यूस किए जाने के पहले भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल खांग खुई केव जो मणिपुर की हैं उनके बारे में है। कुछ समय पहले न्यूज़ ये आ रही थी कि अभी प्लान ये चल रहा है कि वहाँ पे जो कई सारी बैट्स की कॉलोनीज़ हैं, चमगादड़ रहते हैं ना, आपने कई सारी हॉरर मूवीज़ में देखा होगा, किसी गुफा में जाओ तो खूब सारे चमगादड़ निकलते हैं और वैसी आवाज़ के साथ निकलते हैं कि आप डर जाते हो। तो केव्स वगैरह में चमगादड़ तो रहते हैं, बैट्स रहते हैं। तो इनका प्लान क्या चल रहा था कि उनकी कॉलोनीज़ को वहाँ से ख़त्म कर देंगे। कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से, बाद में भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ये चल रहा था कि जूलॉजिकल स्टडीज़ वगैरह की जाएंगी, तो इसकी वजह से हमें हो सकता है ये सब कॉलोनीज़ वगैरह ख़त्म करनी पड़े, बट उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसी रेफरेंस में जो खांग खुई केव है वो न्यूज़ में आ गई है। खांग खुई केव एक नेचुरल लाइमस्टोन केव है जिसे लोकली खांग खुई मंगसोर कहा जाता है। इसमें 4 मेजर केव्स हैं बेसिकली। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो लोकल लोगों ने यहीं पर जाकर शरण ले ली थी, जब जापानीज फोर्सेस एंटर कर रही थी मणिपुर में, तो उनसे बचने के लिए, और नागालैंड के आसपास के रीजन में। जो थांगकुल कम्युनिटी है उनका ये मानना है कि यहाँ पर एक डेटी यानी कि देवता रहते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। थांगकुल नागा एक एथनिक ग्रुप हैं जो इंडो म्यांमार बॉर्डर के आसपास रहते हैं, जो उखरुल और कामजोंग डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, उस एरिया में भी ये एथनिक ग्रुप रहता है। ये जो केव है यहाँ पे बैट्स की बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। हॉर्स हू या बिट्स हॉर्स हू बैट की एक प्रजाति है, जिसे हाल फिलहाल में मणिपुर के मैमल्स की लिस्ट तैयार की गई तो 12 नई स्पीसीज ऐड की गई थी, तो इसे भी ऐड किया गया था। ये बैट्स भी इस केव में पाए जाते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट भी यहाँ पर डिस्कवर किए हैं इस केव में, जो पैलियोलिथिक कल्चर से बिलोंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मानगढ़ मैसेकर के बारे में है जो 1913 में हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी मानगढ़ की विजिट पर हैं, तो वहाँ के सीएम को ये उम्मीद है कि जो इन ट्राइबल्स का मेमोरियल है उसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी सिग्निफिकेंट इंसिडेंट था, ये सैड इंसिडेंट था, बट इसे वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली है हिस्ट्री में जो मिलनी चाहिए। मानगढ़ धाम, इसे ट्राइबल मैसेकर के लिए जाना जाता है 1913 की। ये प्लेस आदिवासी के जलिया बाग के रूप में एक्नॉलेज किया जाता है कि यहाँ पे जो हुआ वो आदिवासियों का जलिया वाला बाग था। 1500 भील ट्राइबल लोगों को जान से मार दिया गया था मानगढ़ में नवंबर 17, 1913 में। ब्रिटिश आर्मी के द्वारा ओपन फायर किया गया था प्रोटेस्टर्स के ऊपर। जो लोग यहाँ पे गैदर हुए थे वो बॉन्डेड लेबर सिस्टम को हटाने की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और जो हैवी टैक्सेस उनके ऊपर इंपोज किए गए थे वो उसे भी हटवाना चाहते थे। इनके इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा था उस समय के एक सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु जी के द्वारा। गोविंद गुरु जी ने जो भील कम्युनिटी है उनके साथ मिलकर रिवोल्ट को 1890s में स्टार्ट किया। इसका एक रिलीजियस डोमेन भी था जहाँ पे वो फायर गॉड की पूजा किया करते थे। जो चूल्हा है उसको जला लिया जाता था और जो भील ट्राइब के लोग हैं वो प्रे करते थे, हवन और धुनी भी किया करते थे। फर्दर उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और 33 डिमांड्स रखी 1910 में, जहाँ पे था कि फोर्स लेबर खत्म करो, ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज मत करो, और जो गुरु के फॉलोअर्स थे, प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे, उनकी तरह उनको परसिक्यूट किया जाता था, परेशान किया जाता था, वो ना किया जाए। लेकिन प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश आर्मी ने इस पूरे प्रोटेस्ट को क्रश करने का मन बनाया और 1913 में ओपन फायर करके लगभग 1500 ट्राइबल लोगों को जान से मार दिया गया। यहाँ पे 2011 का एक प्रश्न है, पूछा गया है कि 19th सेंचुरी में कौन सा कॉमन फैक्टर रहा ट्राइबल इंसरेक्शन का। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। नया सिस्टम लैंड रेवेन्यू का आया और टैक्सेशन का आया ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए। फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज का ट्राइबल एरियाज में इन्फ्लुएंस बढ़ा। मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और रेवेन्यू फार्मर्स, मिडिल मैन जो होते हैं, उनकी संख्या बढ़ गई।
या कंप्लीट डिसरप्शन हुआ ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर का ट्राइबल कम्युनिटीज में? इसका सही जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका जो सही जवाब होगा वो तो आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।